गुजरात के परिणाम को ही मध्य प्रदेश दोहराएगा। गुजरात जैसी जीत मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। गुजरात की बम्पर जीत से मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की उम्मीदें आसमान पर हैं। कार्यकर्ताओं का भरोसा आलाकमान पर चौगुना हो चुका है। बीजेपी को पता है कि शाह की रणनीति और मोदी का मैजिक 2023 में पार्टी को सत्ता तक पहुंचा देगा। वैसे यदि गुजरात की बात करें तो वहां 40% विधायकों के टिकट काटे गए, कई बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिला। यदि ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ तो 2 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो चुनाव तक 65 पार कर जाएंगे, इन्हें शायद ही टिकट मिले। SC ST सीटों पर पार्टी ज्यादा फोकस करेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी OBC के साथ आदिवासी समीकरण को भी तवज्जो दे सकती है। पार्टी राजनीतिक परिवार के केवल एक व्यक्ति को टिकट देने का फॉर्मूला भी अपना सकती है। वैसे फॉर्मूला चाहे जो, लेकिन इस वक्त बीजेपी का हर नेता अगले साल के चुनाव को लेकर अभी से दावा ठोक रहा है। समय अब आ गया है और मैंने कल कहा है कि गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी और मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा। कांग्रेस के पास कोई चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बचा है। दिग्विजय सिंह जी बाहर निकलते हैं तो वोट कम हो जाते हैं उनको देख करके, तो कोई बचा नहीं है ऐसी स्थिति में। और हालत ये होगी कि मुझे लगता है जैसा गुजरात का रिकॉर्ड बना है ऐसा मध्य प्रदेश का भी बन जाएगा। अब हम बहुत लंबे समय के लिए यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी के बड़े नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी मानते हैं कि गुजरात जीत से पार्टी को वो बूस्टर डोज मिला है जिसकी बीजेपी को इस वक्त सर्वाधिक जरूरत थी, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में गुजरात से सटे मालवा निमाड़ से गुजरी है, जिसके बाद कांग्रेसियों का उत्साह उफान पर है। ये भी सही है कि कांग्रेस के सामने चुनौती राहुल की यात्रा के बाद बने माहौल को बरकरार रखने की है, लेकिन गुजरात परिणाम के बाद मुकाबला लगभग बराबरी का हो गया है। वैसे कांग्रेस गुजरात में हार का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़कर खुद को बचाने का प्रयास कर रही है। भाजपा की झूठी ब्रांडिंग से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, MCD में भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। 5 राज्यों के उपचुनावों में सभी राज्यों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। केवल एक गुजरात में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत पाई है। ये बात भी सच है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की सियासत में काफी फर्क है। गुजरात में कांग्रेस जहां कमजोर नेतृत्व के साथ चुनाव में उतरी, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी कांग्रेस को पूरी तरह सक्रिय बनाए हुए है। नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की शुरुआत भले ही सामान्य रही हो, लेकिन वैसी जादू विधानसभा चुनाव में आप दिखा पाए, इस पर फिलहाल संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए कि गुजरात में जो बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसके असर या साइड इफेक्ट आपको मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वहां आंधी चली है जीत की, तो यहां सुनामी चलने वाली है। इधर कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर आप देखें तो एक स्टेट आपने कल ही लूज किया है, MCD चुनाव आप हार गए हैं, और ऐसे में केवल एक स्टेट की जीत को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी क्यों पेश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि जो कुछ गुजरात में हुआ, क्या उसमें और मध्य प्रदेश की सियासत में कोई भी सिमिलरिटी है? सवाल यह कि गुजरात की जीत का मध्य प्रदेश की सियासत पर अगर असर पड़ेगा तो कितना? क्या गुजरात की आंधी वाकई मध्य प्रदेश में सुनामी के तौर पर दिखेगी? क्या 2023 में गुजरात फॉर्मूले से बीजेपी को यहां जीत मिल पाएगी? गुजरात में रिकॉर्ड जीत से कम हुआ राहुल की यात्रा का असर, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या यहां जो यात्रा हुई उसके बाद में वो असर, ये परिणाम कम करते हैं? मोदी शिवराज को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति बनेगी, क्या ऐसा मध्य प्रदेश में हम देखेंगे? इन सब पर हम खुली चर्चा करेंगे और फेस टू फेस जवाब देने के लिए तीनों पक्षों से 2 पक्ष और साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें एक निष्पक्ष राय भी मिल पाएगी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का इस मंच पर पक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार केसवानी जी। आनंद जाट साहब हैं, खुलकर बोलते हैं, तर्कों के आधार पर बात रखते हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष यहां रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी दशकों से प्रदेश की सियासत को और चुनावी पॉलिटिक्स को, उसकी बारीकियों को समझते हैं। आप सभी का स्वागत है फेस टू फेस में। 90 सेकंड में निर्बाध रूप से आप अपनी बात की शुरुआत करें और इसके बाद फिर हम खुली बहस करेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, कांग्रेस ने कहा कल ही आपने एक स्टेट में
अपनी सत्ता गंवा दी है, एमसीडी से आप बाहर हो गए हैं, उपचुनाव में आपको अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली, अकेले गुजरात के दम पर इतना बड़ा दावा क्यों? देखिए पुनीत जी, हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट का चुनाव पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है। तो हमने चाहे एमसीडी की आप बात कर लें, चाहे हिमाचल की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, पूरी दमदारी से हमने चुनाव लड़ा। और हमारी पार्टी माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम जनता के बीच में गए। परिणाम स्वरूप हमें गुजरात में जब हम 99 पे खड़े थे, आज हम 156 पे खड़े हैं। जनता ने हमारी बात को सुना, जनता ने विकास को सराहा और उसी मॉडल को लेकर हम आगे बढ़े। हिमाचल में चूंकि वहाँ का एक रिवाज भी है कि हर 5 साल में सत्ता पलटती है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा उसके रूप में रहते हैं। तो इस बार चूंकि हमारी सरकार थी, अब इस बार जनता हमें जो मैंडेट था, जो जनादेश था, वो निश्चित रूप से उतना नहीं मिल पाया। यही कमोवेश एमसीडी में भी हुआ, पर जीत हमें हमारे दायित्व का बोध कराती है और हार से हम सीखते हैं, समीक्षा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से अब आने वाले समय में मैं बड़ी गंभीरता से पुनीत जी आपके चैनल पे बैठ के इस बात को कह रहा हूं कि अगर हिमाचल में हम उस नंबर, सरकार वाले नंबर्स में नहीं है, तो निश्चित रूप से एक अपोजिशन का जो दायित्व है हम बखूबी निभाएंगे। प्रदेश की जनता के हितों की बात हम उठाएंगे और निश्चित रूप से जो समीक्षा के बाद हमने अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। रही बात उस आंधी की, सुनामी की, तो निश्चित रूप से वो एमपी जो गुजरात की आंधी है, जी बिल्कुल, आपने अपनी बात रख दी। केसवानी साहब, अब वक्त है आनंद जाट साहब को सुनने का। आनंद जाट साहब, मेरा एक सिंपल सवाल है, गुजरात में आंधी, मध्य प्रदेश में सुनामी बनेगी, मोदी जी का मैजिक और शाह जी की रणनीति यहां पर कांग्रेस को पूरी तरह साफ करेगी, इस दावे पर कांग्रेस क्या सोचती? देखिए, जिन नेताओं के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आए हैं वो चाहते हैं कि गुजरात दोहराया जाए, क्योंकि गुजरात में 1 साल पहले ही पूरी मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी। तो मुख्यमंत्री के दावेदार लोग जो हैं, जो पीएम इन वेटिंग भारतीय जनता पार्टी में एक नेता रहे थे, तो कुछ सीएम इन वेटिंग भी मध्य प्रदेश में है। वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास आदरणीय कमलनाथ जी के जैसा सक्षम नेतृत्व है और किसान कर्ज माफी, महाकाल कॉरिडोर का विस्तार, राम वनगमन पथ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री, ऐसी कई सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारी नीयत है, वो हमारी नीतियां हैं। वहीं व्यापम का कांड हो, डंपर कांड हो, ई टेंडर घोटाला हो, गर्भ में पल रहे बच्चों का पोषण आहार खा जाने वाले नेता और इनकी नीयत, मिस्टर घोटाला इनके नेता है और इनकी नीयत जो है वो भ्रष्टाचार है, इनकी नियत युवाओं को बेरोजगार रखना है। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी की कोई आंधी आनी है। हाँ, लेकिन हिमाचल की तरह बर्फीला तूफान जरूर मध्य प्रदेश में आएगा, जो भाजपा के अब की बार 100 पार, अब की बार 150 पार। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें, लेकिन इनके बड़बोले नेता जो है कहेंगे कि मध्य प्रदेश में अब की बार 250 पार। तो इससे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चलिए ठीक है, हालांकि इस तरह के दावे आनंद जाट साहब कोई पहली बार नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, एक सवाल यह भी उठाया गया कि जितनी बंपर जीत बीजेपी की हुई उतनी शर्मनाक हार कांग्रेस पार्टी की हुई, जबकि वहां पर जोर आपने भी लगाया और सारा ठीकरा आप पर फोड़ दिया। बाद में आऊंगा उस पर। दिनेश जी ने आप दोनों पक्षों को सुना है। दिनेश जी, गुजरात की जीत का कितना असर होगा और क्या गुजरात की जीत राहुल की यात्रा के उस असर को, कांग्रेस पार्टी के एक असर को कम कर रही? पुनीत जी, देखिए, गुजरात की जीत को हम किसी और राज्य में इम्पोज ना करें राजनीतिक तौर पर। आप देखिए कि वहां जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, मोदी जी का जो चेहरा है, उनका गृह राज्य है, और वहां जो कनेक्ट है वो इस स्थितियां या राजनीतिक जो हालात है किसी और राज्य में नहीं हो सकते। आप देखिए, समान रूप से उसी पीरियड में यदि दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो वो जो मोदी जी का चेहरा है वहां उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना बम्पर गुजरात में होता है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो आप यदि तुलनात्मक तौर पे देखेंगे कि गुजरात में तो कभी सत्ता जो है बदली नहीं गई, एक लंबा पीरियड हो गया।
5 इलेक्शन वहां हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, 2018 के चुनाव परिणाम पार्टी के खिलाफ गए थे, और जिन परिस्थितियों में यहाँ सरकार बनी वो गुजरात में नहीं बनी थी। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनको गुजरात के हिसाब से बिल्कुल नहीं देख सकते, भले ही आप बॉर्डर एरिया हो या कुछ भी हो। पार्टी के भाजपा में कुछ उत्साह जरूर हो सकता है, लेकिन उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जो SC ST का वोट का जिस तरह का ट्रेंड हमने गुजरात में देखा है वो मध्य प्रदेश में शायद ही उस तरह का ट्रेंड बन पाए, क्योंकि यहाँ जो रीजन का एक अलग अलग जो मिजाज है राजनीतिक, उस हिसाब से यहाँ वोट डाले जाते हैं। यदि आप चंबल में जाएंगे तो बिल्कुल आप बदल जाएगा, क्योंकि राजस्थान का इफेक्ट भी वहां मिल जाता है, उत्तर प्रदेश का भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि गुजरात जो है गुजरात के लिए ही ठीक है, और आगे गुजरात की जो राजनीति है वो आगे भी इसी तरह की रहेगी, लेकिन उसे हम मध्य प्रदेश या अन्य किसी राज्य में इम्पोज नहीं कर सकते। चलिए, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि क्या अंतर और क्या फर्क है, लेकिन अब एक एक करके पॉइंट, ओपन डिबेट है, आप लोग ब्रेकलेस डिबेट में अपनी बात रख रहे हैं। मैं चाहूंगा सब विषयों पर हम बात कर पाए, आप पर निर्भर करेगा। दुर्गेश जी, आपने बात को सुना होगा, क्या वहां पर जिस अंदाज में और जिस तादाद में टिकट बदले गए, काटे गए, लोगों के चेहरों को रिप्लेस किया गया, क्या उसके लिए MP तैयार है? क्योंकि यहां तो वैसे ही सिंधिया जी के और उनके समर्थकों के आने के बाद भारी गहमा गेमी की अब की बार किसको टिकट दें? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से मैं आपके प्रश्न पर भी आता हूं, पर हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के पार्टी के सिपह सलार हैं, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो राहुल जी जैसे दूध को अपना आटे को लीटर में मेजर कर लेते हैं, वैसे ही शायद इन्होंने मध्य प्रदेश 250 पार की बात कर ली यहाँ पे। पर ठीक है, ये उनका ज्ञान है, अगर मध्य प्रदेश में 230 सीटें, ये 250 की बात कर रहे हैं। रही बात कमलनाथ जी सक्षम नेतृत्व हैं, इन्होंने जितनी भी योजनाएं गिनाई, कमलनाथ जी की सरकार में पूरे प्रदेश ने देखा कि सब योजनाएं बंद करते गए। तो योजनाएं के नाम पे तो आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ उमंग श्रृंगार जी हैं, जो कहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लूटने आई है। आपने ई टेंडरिंग की बात की, अन्य घोटालों की बात की। अरे भैया, अगर आपने ई टेंडरिंग, आपने जन आयोग की बात ही की थी ना, वचन दिया था आपने कोई संकल्प नहीं किया था आपने, और आपने वचन को लेकर आप जनता के बीच में गए थे। 973 वचन दिए थे, एक वचन पूरा नहीं कर पाए, और अब आप यहाँ पे बैठ के हमारी योजनाओं को गिनाएंगे तो निश्चित रूप से जनता सब जानती है, जनता समझती है। जनता बार बार एक ही चीज में नहीं आ पाएगी आपकी बातों में। और अगर आपकी जो योजनाएं थी, आप ये कहिए कि आप किसान कर्ज माफी भूलकर आईफा अवार्ड की बात कमलनाथ जी करने लग गए थे। PC शर्मा जी को मध्य प्रदेश में गांजे की खेती की दिखने लगी थी। अपना जीतू पटवारी जी देसी विदेशी की बात करते थे, बंगलों की रंगाई पुताई की चर्चा। जरा मेरे सवाल का भी आप उत्तर दें, क्या उस ये सब आपकी बंटवारे में टिकट कटाई या चेहरे बदले जाने को लेकर बीजेपी में तैयार है? क्योंकि जब आप वहां की आंधी को यहां सुनामी बनाना चाहते हैं तो यहां तो और बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। जी पुनीत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो ध्येय है वो है अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की सेवा करना। हम राजनीति में सेवा के मिशन को लेके आगे बढ़ते हैं, पर चूंकि राजनीतिक दल है, जनता की सेवा कैसे अच्छी की जाए, कैसे बेहतर की जाए, इसके लिए निश्चित रूप से उस इलेक्शन के मोड्स में भी गुजरना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जब बैठ के चर्चा करता है, प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता हमारा संगठन करता है। संगठन चिंता करेगा, निश्चित रूप से अगर संगठन को लगेगा कि किस कार्यकर्ता को किस जगह पे क्या दायित्व देना है। ठीक है, आनंद जाट साहब, आप जरूर इनकी बात का उत्तर देने के लिए आतुर होंगे। साथ में एक सवाल का उत्तर भी दीजिएगा, क्या राहुल की यात्रा के इफेक्ट को, असर को कम कर दिया इस नतीजे ने? नहीं, आपकी जो रिपोर्ट है, IBC की जो अभी रिपोर्ट थी, उसमें बहुत अच्छा आपने कहा कि सर्वाधिक फायदा इस बूस्टर डोज से मिला है। मतलब बीजेपी को तिनके का सहारा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो दयनीय हालत है उसको ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत भाजपा के लिए हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जो है वो जानती है कि कमलनाथ जी आने वाले हैं, भाजपा की सरकार के लिए चला चली की बेला है। और
जो इन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कृषि मंत्री जी ने यह कहा था कि 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई है। बीच में मत बोलिए, 2 मिनट सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए, मैंने बहुत देर से सुना, बौखलाइए मत, बहुत देर से सुना, आप मेरे समय में खराब कर रहे हैं, नहीं करेंगे, आप बात करो। तो 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की कर्ज माफी, या तो दुर्गेश भाई झूठ बोल रहे हैं या कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, कोई एक तो झूठा है। दूसरा ये प्रश्न है कि महाकाल कॉरिडोर का विस्तार जो है कमलनाथ जी की योजना थी, राम वनगमन पथ कमलनाथ जी की योजना थी। अब वो दोनों योजनाएं जो है इन्होंने लगातार जारी रखी। जब इन्होंने उधार का सिंदूर लेकर जो है वो सरकार बनाई तो उसके बाद इन्होंने वो दोनों योजनाएं जारी रखी, लेकिन किसान कर्ज माफी जारी नहीं रखी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि जनता का साथ लेकर ठेकेदारों का विकास, कमीशन खोरों पर विश्वास। और किसान कर्ज माफी से कमीशन खोरी नहीं होती है, क्योंकि हर किसान के खाते में पैसा जाता है। आपका समय हो गया, आपका समय हो गया। वो इन्होंने जारी पुनीत जी, इनको निश्चित रूप से इस बात को देखना चाहिए कि 2016 में जब माननीय मोदी जी आए थे, ये उनकी परिकल्पना थी महाकाल कॉरिडोर, उसको मूर्त रूप देने का काम शिवराज जी ने किया, शिवराज जी ने किया। अरे आप 60 सालों में कुछ नहीं कर पाए और 18 मैंने आपकी बात सुनी, आपकी गंभीरता से तिलमिलाइए नहीं, बिलबुलाइए नहीं, आप बुलबुलाइए, बिल्कुल आप शांति करके सुन लीजिए उस चीज को। यही कारण है, ये सज्जन सिंह वर्मा जी, पीसी शर्मा जी को गांजे की खेती मध्य प्रदेश में दिखती थी, तो मध्य प्रदेश कहीं कोई समिति नहीं बनी थी, सिर्फ समिति के रूप में उमंग श्रृंगार थे जो बोलते थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में लूटने आई है, दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े ब्लैकमेलर है, और कमलनाथ जी ने तबादलों को उद्योग में रूप में स्थापित कर दिया। और यही कारण है कि आप विपक्ष में बैठ गए। अरे उधार का सिंदूर और ये सब बातें, इनसे अगर जनता की सेवा करते आप तो आज विपक्ष में नहीं बैठते, आज आपका ये आचरण नहीं होता। दिनेश गुप्ता जी को भी थोड़ा सुनिए। दिनेश गुप्ता जी, क्या अभी जो कुछ राहुल गांधी की यात्रा का एक प्रभाव दिखा, हमने इस पर एक खुली और बड़ी चर्चा की थी, डिबेट को आपने भी जरूर देखा, उसका हिस्सा भी आप रहे। क्या आपको लगता है उसका असर इस जीत के बाद कम हुआ? नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये, सिंधिया जी के आने के बाद में क्या परिस्थितियां आपसे भी छिपा नहीं है, क्या यहां गुजरात की तर्ज पर ही सही जैसा दावा है, आपको बड़ी सर्जरियां करनी पड़ेंगी, कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको वितरण में कई फॉर्मूलों एक साथ यहां लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप उस जीत को यहां देख सकते हैं या उसकी तैयारी कर सकते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जब रणनीति बनाती है तो हर राज्य के हिसाब से उसकी रणनीति होती। अब देखिए, जो गुजरात की रणनीति थी वो हिमाचल की रणनीति नहीं थी, वो दिल्ली की रणनीति नहीं। यदि आप देखें केवल राहुल गांधी की यात्रा के असर को हम देखेंगे ना, तो यात्रा का असर का तो जो है चुनाव के समय ही दिखाई देता कि कितना रहा कितना नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा समय अभी है, क्योंकि चुनाव बहुत दूर है। और कांग्रेस पार्टी के लिए उस असर को बना के रखना, क्योंकि ये जो जिस तरह का माहौल था, कांग्रेस पार्टी ने कम से कम अपने वर्कर को तो चार्ज कर लिया। अब वो वर्कर चार्ज रहे, वो कांग्रेस पार्टी में बना रहे, इधर उधर शिफ्ट नहीं हो जाए, और टिकट को लेकर कोई कांग्रेस पार्टी में खींचतान ना हो, जो कांग्रेस पार्टी में अक्सर हम देखते हैं। क्योंकि ये बायपोलर पॉलिटिक्स का जो राज्य है, यहाँ आप देखेंगे ना कि नेचुरल जो एंटी इनकम्बेंसी होती है तो अपोजिशन को फायदा मिलता है, और एंटी इनकम्बेंसी को ही कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कवायद हम पिछले 10, 15, 20 दिन से देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी जहां भी शिकायतें मिल रही हैं, जहां भी लोगों को जो सुशासन को लेके वो काम कर सकते हैं, वो लगातार कर रहे हैं, वो घोषणाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कवायद ये है कि राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा एक छोटा सा सवाल आनंद जाट साहब से भी। जाट साहब, आपने गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी को विलेन बता दिया और मिल के चुनाव लड़ना बताया, ये आपका अपना आकलन है, डिटेल में आपने इस पर अपने तर्क रखे। क्या मध्य प्रदेश में ऐसी कोई सूरत ना बन जाएगी? देखिए सर, 2023 में तो कांग्रेस आएगी, कमलनाथ जी आएंगे, और इससे ज्यादा अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि कमलनाथ जी के जो अधूरे काम हैं पुरानी सरकार के, वो पूरे होने हैं, के ऊपर अमल कितना होता है, उम्मीदों से लगी हुई है। मुस्कुरा रहे हैं, वो कैसे रणनीति बनाएंगे, आप कैसे उसे काटेंगे, कैसे, जैसे दिनेश जी कह रहे थे कि उस असर को कायम रख पाएंगे जो राहुल जी की यात्रा का दिखाई पड़ा है। फिलहाल आप सबका फेस टू फेस में अपने तर्क और बात रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।